So welcome back once again. In this particular session we will stand the state variables. एंड स्टेट वेरिएबल्स का क्या उपयोग है इसे भी हम देखने का कोशिश करेंगे. स्टेट ऑफ मैटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं. अभी मैंने आपको एक स्टेट ऑफ मैटर का एग्जांपल दिया था पिछले वीडियोज़ में कि कैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस चेंज और मूवमेंट होता है. तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि हर एक जो मॉलिक्यूल होता है उसके एक अपने काम होते हैं और एक अपने रूप होते हैं. तो स्टेट वेरिएबल्स में जो पैरामीटर्स होते हैं वो होता है प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर. और इसी से एक आइडियल गैस इक्वेशन आपको मिला था, वो था PV is equal to nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of mole, R is the gas constant and T is the temperature. ठीक है. अगर इसमें से कोई एक क्वांटिटी अगर गायब रहेगा, अगर 3 क्वांटिटी दिया हुआ है आपको, तो चौथा क्वांटिटी अपने आप आपको पता चल जाएगा. तो यह आइडियल गैस इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और भी जो भी लॉज हैं हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ही टाइम कंस्ट्रेन है. तो हम कम समय में आपको ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये PV इक्वल टू NRT की जो पॉइंट है आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेसेस इन द thermodynamical parameters. Okay, so try to understand the processes. सो प्रोसेस जो होता है थर्मोडाइनमिक्स का वो क्या करता है, तो प्रोसेसेस ब्रिंग्स चेंज इनटू द सिस्टम और स्टेट ऑफ द सिस्टम. ओके, याद यही रखना है कि प्रोसेस क्या करता है, सिस्टम में चेंज लाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर की तरह काम करता है. ठीक है, चलिए तो हम इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कितने तरह के प्रोसेस हैं जो मेनली आपको गेट के एग्जामिनेशन में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिसमें केमिस्ट्री मैंडेटरी है उसमें पूछेगा. तो अगर प्रोसेसेस हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो प्रोसेस में एक होगा आइसोथर्मल, एक होगा आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक. So these 3-4 are very important processes of thermodynamics. Okay, चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको लेकर के चलते हैं. ठीक है, so isothermal means temperature is constant. What is T is equal to 0. Isobaric, pressure is 0. Bar is a unit of pressure. Isotherm means temperature. तो isobaric, तो जैसी बार लगा हुआ आपको मिले समझिए प्रेशर कांस्टेंट बता रहा. आइसोकोरिक, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0. एडियाबेटिक, Q इज इक्वल टू 0, यानी हीट एनर्जी 0. समझ में आया क्या क्या किस में कौन सा क्या कांस्टेंट हो रहा है. तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक में हीट एनर्जी कांस्टेंट. ये चीज़ आप याद रखिएगा. ये सारे प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने दिमाग में डाल लीजिए. ठीक है, अब सपोज हम छोटी सी बात कर लेते हैं. आइसोथर्मल की जब बात करें, अगर एक बंदा है, इधर टेम्परेचर लिया हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और एक यहाँ एक और है, यहाँ पर टेम्परेचर है. ये यहाँ है, B यहाँ है, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ. लेकिन यहाँ पे भी देखिए A और B के पास यहाँ पे भी 100 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे भी 100 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन बीच में क्या गया, कम गया. तो इसको हम परफेक्ट आइसोथर्मल नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे डेल्टा T इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी डेल्टा T इज इक्वल टू 0 क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इज 0. बट दिस इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज
ये जो ट्रांजिशन फेज में जो टेम्परेचर लॉस हुआ है उसको तो यहाँ पे बता ही नहीं रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम आइसोथर्मल नहीं कहेंगे जब बिल्कुल यहाँ वहाँ हर एक मल्टीपल स्टेप्स में भी जब आप इसको देखो तोड़ करके तो भी हर प्लेस का अगर टेम्परेचर 0 है तब ही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और तभी वैसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। टी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ माने इवन हर जगह बराबर है तभी हम उसे कहेंगे आइसोथर्मल। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है, हम आपको इसमें दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। सो isothermal process where temperature remain constant even the external heat is supplied to the system or external heat taken from the system। चाहे आप हीट ले लो चाहे आप हीट दे दो फिर भी नेट जो थर्मल प्रोसेस जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। समझो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ 100 है और यहाँ पे अंदर का टेम्परेचर 110 है। अब ये अपना क्या सिस्टम चाहेगा कि बाहर 100 है तो हम भी 100 हो जाएं, है ना। तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी बाहर इन्वायरमेंट में दे देगा। कितना, 10 डिग्री टेम्परेचर। तो ये 10 डिग्री टेम्परेचर जो बाहर किया किसके फॉर्म में किया, हीट के फॉर्म में बाहर किया। अगर किसी भी सिस्टम से एनर्जी बाहर आए तो ए फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ एनर्जी बाहर निकल रही है, सिस्टम एनर्जी दे रहा है। अगर सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, दिमाग में रखिएगा। सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, सिस्टम पे काम होगा तो काम पॉजिटिव होगा। अब सोचो यहाँ पे टेम्परेचर 100 है और बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया। अब सराउंडिंग, अब सिस्टम 100 है और यहाँ 10 है तो नियमतः इसको यहाँ जाना चाहिए था। तो यहाँ से 90 टेम्परेचर जो होगा अगर यहाँ पे ऐड ऑन कर दे तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे सराउंडिंग को हम एनर्जी 90 डिग्री टेम्परेचर ऐड ऑन कर रहे हैं ताकि ये सिस्टम के बराबर हो जाए। तो यहाँ एनर्जी हम दे रहे हैं, यहाँ एनर्जी निकल रहा है। एनर्जी निकल रहा है तो वैसे प्रोसेस को कहेंगे एक्सोथर्मिक। और जहाँ पे एनर्जी आप सिस्टम में दे रहे हैं तो सिस्टम को काम करा रहे हैं, सिस्टम के अंदर एनर्जी दे रहे हैं, तो इस तरह में वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन होगा। और आपने एनर्जी अंदर दिया तो तब सिस्टम और सराउंडिंग क्या हुआ, बराबर हुआ। समझ में आई। तो एनवायरनमेंट हमेशा सेम होना चाहिए किसी भी फेवरेबल रिएक्शन के लिए। ये दिमाग में आप याद रखोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट चेंज इन रिमेन कांस्टेंट अटिल डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। आइसोबैरिक में क्या होता है, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर विल बी 0। और यह आइसोबैरिक प्रोसेस कैसे होगा, एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओपन सिस्टम कॉल्ड एज आइसोबैरिक, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg कह सकते हैं और इसी को इतना टॉर भी कह सकते हैं। तो ये 1 atm के प्रेशर के बराबर होता है। आइसोकोरिक में मैंने कहा था चेंज इन वॉल्यूम जो होगा रिमेन कांस्टेंट होगा। अब है दो तरह का और प्रोसेस, एक होता है रिवर्सेबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो इरिवर्सेबल प्रोसेस और रिवर्सेबल प्रोसेस को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने के लिए हम एक अच्छा सा पेज ले लें पहले, फिर हम वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, रिवर्सेबल रिएक्शन क्या है, समझो कि ए, और इसी के बेसिस पर एक हेस लॉ है। ठीक है, जो हम आगे हम डिस्कस करेंगे कभी। ए हुआ, ए बी को बनाया, बी सी को बनाया, सी डी को बनाया। सपोज हम एक तरफ जीरो लगाना चाहिए था। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हुआ तो डी सी को बना सकता है, सी बी को बना सकता है और फिर ए को बना सकता है। यानी डी सी को बनाया, ए बी को बनाया, बी सी को बनाया, डी को बनाया, यानी ऐसे बना और ये वापस रिवर्ट बैक करके ए बना सकता है। यानी कि दोज रिएक्टेंट विच कैन गिव राइज टू प्रोडक्ट एंड अगेन प्रोडक्ट कैन गिव राइज टू रिएक्टेंट। अगर इस तरह का मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में सारी चीज़ें एक दूसरे को फेवरेबल करती हों, ठीक है, फेवरेबल होगा तभी तो एक नया स्टेप जाएगा।
समझ में आई बात? तो फेवरेबल कर रही हूँ तब क्या होगा कि वैसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शन कहेंगे। और रिवर्सेबल रिएक्शन की एक खासियत होती है कि वेरी स्लो चलते हैं और हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। समझ में आई बात? इसलिए हेस लॉ कहता है अगर ए डायरेक्टली एक प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ पे एनर्जी जो लगेगी वही सेम एनर्जी ए बी सी डी और करके अगर प्रोडक्ट बना रहा है, यानी 4 भाग में गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो इसका ऑल ओवर एनर्जी और ए से जो बी का डायरेक्ट एनर्जी जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो एनर्जी कांस्टेंट होगी, उतनी ही एनर्जी लगेगी क्योंकि जाना तो उतना ही है ना। तो इसको हेस लॉ कहते हैं। जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है? अभी इतना ही जानना है। अब दूसरा जो रिएक्शन है वो होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन समझो, हम कहते हैं कंबसन ऑफ पेट्रोल। आप समझो पेट्रोल गाड़ी में डला रहे हो, क्या वो पेट्रोल वापस आपको मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कंप्लीट कंबसन हो जाएगा, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे रिएक्शंस जो कि फ्यू स्टेप में ही कंप्लीट हो जाए और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो, यहाँ पे वेरी स्लो रिएक्शन, यहाँ पे बहुत फास्ट रिएक्शन, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है हर स्टेप के बाद, ठीक है? यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन था, यहाँ फ्यू स्टेप रिएक्शन है। यह जो है कंबसन जो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन सो फास्ट। तो दीज आर द डिफरेंसेज एंड दीज आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिकली पैरामीटर्स। तो ये सब चीज़ें होने के बाद थोड़ा सा और हम आपको डिस्कस करें और थोड़ी सी चीज़ों को बताएं ताकि आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आए। वर्क डन जो होता है एक स्टेट फंक्शन होता है और वर्क को हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अब कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस पे आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट काम किया और एल डिस्टेंस को डिस्प्लेस किया, तो फोर्स इनटू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू एल। और फोर्स का एक प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखते हो? फोर्स बाई एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ये तो 5वां 6ठा से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब फोर्स को यहाँ रख दो, प्रेशर इनटू एरिया कर लो और इसी वैल्यू को यहाँ पे फोर्स को हटा करके यहाँ पे डाल दो। तो अब जब आप फोर्स को हटा करके तो वर्क डन क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ। अब सोचो एरिया क्या होता है? ऑलरेडी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है और एक और लेंथ मिलेगा तो एल बी एच हाइट मिल गया, 3 चीज़ मिलेगा तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, इसको कहते हैं वर्क डन, ठीक है? अब एक चीज़ और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें बहुत समझने की ज़रूरत है, वो है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर इफ सराउंडिंग वर्क ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पे काम किया जाता है सराउंडिंग के द्वारा, यानी सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व टू डू ए वर्क, सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व बट सराउंडिंग इज वर्किंग on the system, then work done will be positive. If work done अगर सिस्टम करता है सराउंडिंग पे, यानी सिस्टम वर्क करे सराउंडिंग पे, तब यहाँ वर्क डन निगेटिव होगा। अब ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है जो हम देखेंगे। अभी अभी हमने डिस्कस किया वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ओके, ठीक है। अब समझो यह सिस्टम है। अब क्या हो रहा है? समझो 1 मोल ऑफ गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? यह 1 मोल ऑफ गैस यहाँ से, अब सोचो कि सिस्टम काम करेगा। अब ये गैस एक्सपैंड किया, अब ये थोड़ा पिस्टन ऊपर की तरफ लेके चले जाओ, अब गैस यहाँ चला गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया? सिस्टम काम कर रहा है ना, तो सिस्टम काम कर रहा है, उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब जब सिस्टम काम करेगा, गैस अपलिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो क्या होगा?
वर्क डन सिस्टम कर रहा है, तो सिस्टम जब काम करेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। जब सराउंडिंग इसको और नीचे की तरफ ढकेल रहा है, अब ये नीचे आ गया, देख रहे हो, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया, तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस। अब गैस और ऊपर से तुमने क्या किया, नीचे की तरफ ठेला पिस्टन लगा करके। जब आप नीचे ठेल रहे हो तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जब भी होगा तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। इन बातों को दिमाग में रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडाइनमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह इतने बेसिक्स अगर आप जानते हो तो अब हमको नहीं लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ हमें बताने की ज़रूरत है। और हाँ, तीनों जो थर्मोडाइनमिक्स के लॉ हैं उनको हम डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे न्यूमेरिकल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो तीनों लॉ को हम एक साथ एक वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू सून with the numericals. Take care and bye.